हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमरीश सैनी। तो देखिए बच्चों, आज हम करेंगे 12th क्लास मैथ्स का थर्ड चैप्टर। फिर 12th क्लास जो मैथ है ना, उसमें जो थर्ड चैप्टर है हमारा, थर्ड और फोर्थ दो चैप्टर हमारे 13 मार्क्स के आते हैं। तो ये लगभग आपका 7 मार्क्स का आएगा। 7 नंबर का इस चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चंस आया करते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो बेटा देखिए, हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या यूज होता है ना, किस किस तरह से मैम क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, उसका जो कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आज हमें इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए जरा इसमें क्या है, एक साइड मैं आपको दिखा देता हूँ जरा बुक में ये चैप्टर। तो देखिए जरा, ये मेरे पास में 12th क्लास का थर्ड चैप्टर है अवयव, है ना, अवयव मैट्रिक्स। तो बेटा अवयव जो होता है ये किसी हम अवयव का मतलब होता है किसी प्रकार से एक, देखिए व्यू का मतलब होता है एक चक्र, है ना। तो यानी कि इसमें कोई अवयव होंगे और अवयवों का एक जो है एक समूह होगा, है ना, एक चक्र होगा एक प्रकार से। तो इसको हमने अवयव कहा गया है ना, मैट्रिक्स। तो बेटा इस थर्ड चैप्टर में हमारे पास कुछ कंडीशन होती हैं, इसमें कुछ रूल होते हैं, इसको समझने के कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे। तो चलिए जरा मैं आपको, मैंने लिख रखे हैं, मैं कराता हूँ। तो हमारे पास स्टार्टिंग में देखिए हम पढ़ते हैं जरा अवयव क्या होता है। अवयव मैट्रिक्स यानी कि वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आयताकार भी हो सकती है और वर्गाकार भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए कंडीशन क्या है कि वास्तविक का मतलब है, वास्तविक तो आप जानते हैं कि वास्तविक नंबर क्या होते हैं, इसमें सभी आते हैं, जैसे कि -1, 2, √3, √5, 1/6, इस तरह से सभी वैल्यू आती हों, लेकिन उनके अंदर इमेजिनरी यानी कि हमारे पास काल्पनिक नंबर जो है वो नहीं आते। तो वास्तविक संख्या में भी हमारे पास ये मैट्रिक्स हो सकती है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया गया है इसमें। तो A इक्वल, ये हमारे पास इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, √2 -5, है ना। तो इससे हम कुछ भी नंबर हो सकता है ना। ऐसे ही हमारे पास फिर सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या का मतलब होगा ये हमारे पास में कुछ, आपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, सम्मिश्र संख्याएं, चैप्टर नंबर 5th 11th क्लास मैथ में, उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें आपने पढ़ा था, आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। उसका मतलब ये होता है कि उसमें एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है ना। तो यदि ऐसे कुछ हमें दिया हो सारणी के अंदर, तो वो भी हमारी सारणी होती है। ठीक है ना, उसको भी हम क्या बोलेंगे, अवयव बोल देंगे। ठीक है ना, मैट्रिक्स पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए जरा नेक्स्ट फिर हमारा है फलन, है ना। फलन का मतलब साइन, कोस, टैन, कोट, इस तरह से ये कुछ भी हमारे हो सकते हैं। और XYZ में भी हमारी ये सारणी, ये क्या बोलते हैं, अवयव हो सकती है। ठीक है, तो बेटा इसके जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत ध्यान से समझने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इस चैप्टर के आधार पर हम नेक्स्ट चैप्टर ही कर पाएंगे। यदि आप इस चैप्टर को समझ करके कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। चलिए नेक्स्ट जरा हम इसमें पढ़ते हैं बेटा क्या है। नोट में हमने लिखा है कुछ इसमें प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी पड़ेगी। देखिए नोट में हमने लिखा है, इससे पहले मैं आपको नोट पढ़ाऊँ, थोड़ा नीचे दिखा दूंगा ये। तो चलो नोट करते हैं। तो नोट में हमें दिया है कि क्षैतिज रेखाएं अवयवों की पंक्तियां रोज कहलाती हैं, है ना। इनको रो बोलते हैं पंक्ति को। तो पंक्तियां जो होंगी किसी भी अवयव की, है ना, पंक्तियां जैसे कि हमारे पास ये हो गई है ना R1, इसको मैंने R1 यानी कि रो फर्स्ट मान लिया। ठीक है ना, तो उनको क्या कहेंगे हम, जो पंक्तियां होंगी उनको कहेंगे हम, जो क्षैतिज रेखाएं होंगी उनको कहेंगे हम पंक्तियां। ठीक है, इसको रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
इंग्लिश में बोलते हैं नाम इसका। नेक्स्ट हमारा जो नोट है वो है ऊर्ध्व रेखाएं। ऊर्ध्व रेखाएं का मतलब जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, जो परपेंडिकुलर लाइन आपको नजर आ रही होंगी, वो सारी क्या होंगी, अवयवों की स्तंभ होंगी, कॉलम होंगी, है ना, कॉलम्स होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिए जरा हम इसमें नेक्स्ट नोट में करते हैं। तो नेक्स्ट नोट जो बेटा हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार है। ये मेरे पास में कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स होगी इसमें कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है ये 4 एलिमेंट हो सकता है ये 9 हो, है ना, हो सकता है सिर्फ इस तरह से हो ये, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि हमने ये भी जाना है कि भाई इसको हम R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे, है ना, इसको R3 कहेंगे। ये पूरी C1 होगी, इसको C2 कहेंगे, इसको C3 कहेंगे। C1 C2 C3 का मतलब है आप जानते हैं कि कॉलम कॉलम कॉलम, यानी कि कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, अब जरा इसको जरा देख लेते हैं। तो ये जो हमारा जो आव्यूह है, इस आव्यूह में ये हमारी 3 ही तो इसमें रोज हैं और 3 ही इसमें क्या है, कॉलम है। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, 3 × 3। इसको बोलते हैं बेटा हम कोटि, ऑर्डर, है ना। क्वेश्चन ये बनता है कि भैया ये जो आपके पास अवयव है, ये बताइए ये कितनी ऑर्डर का है, इसकी कोटि क्या है। तो आप आसानी से बता देंगे 3 इसमें रो है और 3 कॉलम है, तो उनको हम ऐसे लिख करके दिखा दें कि भाई 3 × 3 कोटि की ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, यह अवयव है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो बेटा ध्यान रखना है आपको, इनकी आपस में मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई नहीं करनी है। और हाँ, एक बात मैं और आपको बता दूं, स्टार्टिंग में जो यहाँ वैल्यू आती है वो पंक्ति आया करती है, यानी कि रोज आया करती है। पहले आप रो काउंट करेंगे, रो कितनी है, और उनको हम यहाँ लिखेंगे। फिर इनटू में फिर आपको कॉलम को काउंट करना है, फिर यहाँ कॉलम लिखनी है। क्लियर। अच्छा, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। फिर आप काफ़ी अच्छे बच्चे हो सभी, जो 12th क्लास में आ गया वो अच्छा ही होगा। चलिए हम नेक्स्ट जरा इसको पढ़ते हैं क्या है। अच्छा, फिर ये जो अंदर दिए हुए हैं, है ना, इनको हम क्या कहेंगे, अवयव, एलिमेंट, है ना। भाई ये जो हमारे पास मैट्रिक्स थी, इसके अंदर ये जो रखे हुए हैं ये इसके अवयव हैं, ये इसके एलिमेंट है ना। तो ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट है, अवयव है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ेंगे जरा हम भाई इसमें अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे, मैट्रिक्स कितने टाइप की हो सकती है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सिंपल होते हैं, कर लेते हैं बच्चे। कंडीशन क्या है कि डायरेक्ट बच्चे इन प्रॉपर्टी को पढ़े बिना ही डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो ये आपको जो मैं आपको नोट मैंने लिखवाए हैं, ये कुछ कंडीशन है, टाइप है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे बेटा, थोड़ा पढ़ लेना अच्छी तरह से, तो आपका स्ट्रॉन्ग तरीके से ये चैप्टर हो जाएगा। खैर चलिए चलते हैं आगे। तो टाइप है, फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, पंक्ति अवयव, है ना, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स से आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि भैया इसमें रो की बात कर रहे हैं, पंक्ति की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाई जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होती है, ठीक है ना, केवल एक पंक्ति होती है, यानी कि रो होती है, उसको क्या कहते हैं हम, पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है। आपकी ये इस तरह से देखिए, कॉलम कितनी होंगी, 1 2 3 ऐसे ही हो, ठीक है। कॉलम तो 3 होगी, कॉलम 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, कितनी ही हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो पंक्ति है यानी कि जो रो है वो क्या होनी चाहिए, रो जो है वो एक ही होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम, है ना, रो मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नोट है हमारा इसी प्रकार सिमिलरली है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव वही कॉलम मैट्रिक्स, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा जिसमें केवल एक कॉलम हो, है ना, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है ना। तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, समझ गए होंगे, शाबाश। फिर हमारे पास सी जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है, वर्ग अवयव, है ना। ये पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं, पॉइंट काफ़ी हैं तो आगे पीछे हो सकते हैं। खैर चलिए, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स,
ठीक है। ये क्या होता है, जिस अवयव में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ 2 दिखाए हैं, इसमें जितनी हमारे पास रो हैं, रो 1 रो 2 R1 R2, ठीक है ना, यानी कि 2 पंक्ति हैं, 2 ही हमारे पास में स्तंभ है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। अच्छा, हमें ये जरा देखने से भी लगता है कि भाई ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली हमें देखने से भी लग रहा है कि भाई ये वर्ग टाइप से बन रहा है ना। तो ये समझना है कि जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, ठीक है। देखिए जरा, इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल है हमारा, ये वर्ग अवयव का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो बेटा जो अगला पॉइंट है वो है हमारे पास में शून्य अवयव। शून्य अवयव यानी कि नल या जीरो और जीरो मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि नाम से हमें चल रहा है पता कि शून्य मैट्रिक्स जो है क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर शून्य की बात कर रहे होंगे, जीरो की बात कर रहे होंगे, है ना। तो देखिए जरा क्या है, जिस अवयव में पंक्ति तथा स्तंभ ये गलत हो गया, दोनों, जिस अवयव में पंक्ति तथा स्तंभ दोनों के अवयव शून्य होते हैं, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दी होगी उसमें कोई भी एलिमेंट 0 से ऊपर नहीं होगा, है ना, 0 ही होगा। जैसे कि ये फिर ये देखिए इसमें सब कुछ क्या है, 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी हमारी, शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव, है ना। तो नेक्स्ट इसमें जो हमारा है आयताकार अवयव। तो आयताकार अवयव क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिस अवयव में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान नहीं होती, m नॉट इक्वल n, ये मैं आपको बताना भूल गया बेटा, सॉरी। तो m का मतलब है पंक्ति, है ना, रो, और n का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। तो जो, क्योंकि हमें ना इसमें आगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिए हुए होंगे mn में, तो m जो होगा वो r होगा और c जो होगा वो क्या होगा, n जो होगा वो क्या होगा, c होगा, कॉलम होगा। तो कंडीशन क्या है कि इसमें कहा गया है कि यदि आपके पास आपको बताना हो कि आयताकार अवयव क्या है, तो इसमें आपको जान लेना है कि भाई पंक्ति और स्तंभ यानी कि रो और कॉलम की जो संख्या है वो इक्वल नहीं है। देखिए ये हमारे, अगर हम इसको देखते हैं तो ये रो जो है हमारी कितनी है, ये R1 R2 यानी कि 2 रो है हमारी, और अगर ऐसे हम देखते हैं तो ये C1 C2 C3 3 हमारे पास कॉलम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये भी क्या है, क्वेश्चन तो आते हैं, खास का मतलब ये वही है जो वर्ग हुआ करता है ना, वर्ग अवयव को ही सममित अवयव कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एकांक या तत्समक अवयव, ठीक है। इसका काफी यूज करते हैं, यूज तो खैर सभी का होगा लेकिन फिर भी इसका थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जिस वर्ग अवयव के, समझना, यानी कोई अवयव होगा और वो वर्ग होगा, है ना। जिस वर्ग अवयव के विकर्ण में केवल एक अंक हो तथा बाकी दो लेंगे, बाकी सभी अंक शून्य हो, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि इसमें क्या होगा, यदि 1 है तो वो भी आपका तत्समक यानी कि यूनिट मैट्रिक्स होगी, है ना। जिसके डायगोनल में 1 नंबर आता हो तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, है ना, एकांक अवयव। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास होगी, इसके डायगोनल में केवल 1 1 1 होगा, ऊपर और नीचे सभी एलिमेंट जो होंगे वो शून्य होंगे। तो ये क्या कहलाएगा हमारा एकांक अवयव, है ना, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, जिस अवयव में केवल विकर्ण
में ही अवयव होते हैं। बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारी ये राइटिंग है मेरी समझ में ना आए आपके, तो इसलिए मैं मुंह से बोल रहा हूँ, है ना। तो मेरी आवाज़ पर भी ध्यान रखना। जिस अवयव में केवल विकर्ण में ही अवयव होते हैं, ठीक है, वो हमारे डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, आइए करते हैं एग्जाम्पल। देखिए क्या है, 1 2, तो यहाँ जो नंबर होंगे ना बेटा ये कुछ भी हो सकते हैं, है ना। विकर्ण अवयव का मतलब आप सोच रहे होंगे सर ये विकर्ण अवयव तो फिर ये भी बन रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारे विकर्ण अवयव बन रहे हैं ना, ये विकर्ण अवयव है, लेकिन इसको हम विकर्ण अवयव के साथ साथ में, है ना, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि एकांक या तत्समक अवयव भी कहेंगे। खैर चलिएगा, तो इस तरह से विकर्ण में कुछ भी एलिमेंट हो, ठीक है, लेकिन विकर्ण में ही होना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास जो अवयव होंगे, ऐसी जो मैट्रिक्स होंगी, वो हमारी विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव कहलाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है सम या अदिश अवयव। सम या अदिश अवयव, देखिए सम या अदिश अवयव का मतलब है, इसमें क्या है, एग्जाम्पल क्या है, जो विकर्ण होगा उसमें सेम 1 को छोड़ करके 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 इस तरह से विकर्ण में एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। जैसे कि 3 3 3 है हमारा, ये रूट नहीं है बेटा, ये 3 है, 3 3 3। तो इस तरह से जो भी डायगोनल में नंबर होंगे वो इक्वल होंगे, समझ में आ रही बात, या √3 है ना। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, अदिश या सम अवयव। उच्च त्रिभुजीय अवयव। उच्च त्रिभुजीय अवयव का मतलब होता है कि जो डायगोनल है, डायगोनल में कुछ भी हो, यानी कि विकर्ण में कुछ भी हो, और उसके ऊपर डायगोनल यानी कि विकर्ण के ऊपर का जो पोर्शन है उसमें एलिमेंट होना चाहिए, नीचे एलिमेंट नहीं होने चाहिए, नीचे 0 होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये देखिएगा, ये हमारे पास में डायगोनल था, है ना, ये देखिएगा ऊपर एलिमेंट होना चाहिए, इसलिए कहा इसको उच्च त्रिभुजीय अवयव। लास्ट है हमारा निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न त्रिभुजीय, अब इसी प्रकार से निम्न का मतलब हो गया नीचे एलिमेंट होना चाहिए विकर्ण के, है ना, ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे ये जो विकर्ण है हमारा, इसके नीचे एलिमेंट होना चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट में हमारा लास्ट पॉइंट है समान अवयव। समान अवयव का मतलब होगा इस तरह से दो मैट्रिक्स यदि आपको दे रखे तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि 1 2 3 इसमें ये आपको अभी समझ में इतना नहीं आया होगा। खैर जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इस टाइप पर हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का बस, है ना। तो बेटा आज इतना ही करते हैं इस वीडियो में। यह आज हमारे इसका सारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है ना।